अब 100 क्लाइंट आया अपना जो है ऑफिस आवर रिज्यूम किया, उन्होंने सिस्टम ऑन किया और ब्रॉडकास्ट ट्रिगर हुआ। अब स्विच पे आया, अब चूंकि देखो स्विच का जो है वो हार्डली 5 मिनट तक का रखता है ना। और क्लाइंट अगर गया घर तो क्लाइंट का मशीन से 5 घंटे के बाद वो फ्लश हो जाता है। स्विच 5 मिनट से ज्यादा नहीं रखता है। अब वो लोग आएगा स्विच पे जाएगा तो स्विच क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। अब ये जो है कि वो ब्रॉडकास्ट, वो मेरे अगर सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में मेरा डीएचसीपी भी है, उसको भी वो पैकेट रिसीव होगा और उसका डुप्लीकेट जो भी है वो सारे क्लाइंट को रिसीव होगा इंक्लूडिंग गेटवे। अब चूंकि गेटवे पे वो आईपी हेल्पर कॉन्फ़िगर है, ठीक है, तो वो ब्रॉडकास्ट का वो मजबूर है। जैसे मुझे लिख दिया गया कि आईपी हेल्पर एड्रेस ये, कि जैसे तुमको कोई डीएचसीपी का क्वेरी करे, अब इंटरफेस को थोड़ी ना ज्ञान दिया गया है कि विजुलाइज किया गया कि देखो यहाँ पे ये आदमी लोग खड़ा है। इंटरफेस को कुछ नहीं पता, जो लिखा है वो जानेगा। तो वो बोला अरे ये पैकेट आ गया, इस पैकेट को रिले करना है मुझे। वो उसका जो डुप्लीकेट जो ब्रॉडकास्ट है उसको राउटिंग से उसको कर देगा। इससे जैसे आपके टोपोलॉजी में 4.2 को एक कॉपी भेज देगा। मतलब मेरे हिसाब से लॉजिकली ये ब्रॉडकास्ट का एक कॉपी जो है यूनिकास्ट होके जाना चाहिए 4.2 के पास। बिल्कुल जाएगी। एंड सी एंड मैं हाँ, मेरे को पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन आपका क्वेश्चन का आंसर ये रहा। ठीक है, इसको मैं वॉश करता हूँ। और देखिए ये क्वेश्चन ये है कि लीज जैसे आपने बोला, तो लीज जो है एक सर्टेन इंटरवल पे, ठीक है, वो टनल पे वो ये लोग जो है कम्युनिकेट करता होगा, ठीक है, लीज को। लेकिन क्या हो कि लीज मेरा हो चुका है, ठीक है, एक्सचेंज हो चुका है, कम्युनिकेट कर लिया गया है, और उसके बाद कोई क्लाइंट किया तो क्या, जब जब क्लाइंट ट्रिगर करेगा रिक्वेस्ट, एवरी टाइम सेम टाइम ये टनल पे इन्फॉर्म करेगा। और सवाल है कि पैकेट किसका पहले जाएगा, ये ब्रॉडकास्ट का पहले जाएगा या फिर ग्रिड जो है या जो डीएचसीपी है वो कम्युनिकेट कर लेगा पहले टनल पे। मतलब कहते हैं ना कि मेरे पास कौन आया, एक मेरा जो क्या बोलते हैं एचएफ फेलोवर एसोसिएशन जिसके साथ एस्टैब्लिश किया है, क्या वो पहले मेरे पास आ रहा है या उससे पहले क्लाइंट पहुंच जा रहा है मेरे पास। अगर क्लाइंट पहले पहुंच जाएगा तब तो मैं मजबूर हूं देने के लिए उसको, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो अगर क्लाइंट से पहले अगर मुझे फेलोवर एसोसिएशन का मेंबर बता दिया कि भाई मैंने इस बंदे को लीज दिया है, सो जस्ट स्टॉप, तो उसके बाद मुझे क्लाइंट का मिल रहा है तो मैं इग्नोर कर दूंगा। सो एक्चुअली फ्लो क्या है वो कंफ्यूज कर रहा था मुझे। नहीं नहीं, वो मैं आपको ये भेज दूंगा, ये डॉक्यूमेंट भी पढ़ लीजिएगा। ये अब देखो, ये एक्चुअली क्या होता है कि इसमें देखिए, ये T1 और T2 दो टाइमर होता है इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे ही इसको लीज कोई देता है तो ये तुरंत T1 टाइमर एक्टिवेट करके और मैसेज भेज देता है, यूनिकास्ट आई वुड लाइक टू रिन्यू दिस एड्रेस, रिन्यूअल के केस में भी और लीज असाइनमेंट के केस में भी। ठीक है, DHCP सर्वर गेट्स टू डिसाइड व्हेन एंड हाउ क्लाइंट्स रिन्यू लीजेस विद टू टाइमर्स T1 एंड T2। तो सेम चीज इनके फेलोवर पे भी चलती है। ठीक है तो ये। इसका मतलब ये है कि जब मेरा ये क्लाइंट जब रिक्वेस्ट डालेगा तो भले मेरा डीएचसीपी फेलोवर एसोसिएशन आपस में वो लीज कम्युनिकेट अभी थोड़ी देर पहले किया, ठीक है, हाँ और क्लाइंट ने उसके बाद रिक्वेस्ट कर दिया, तो हाँ, तुरंत फिर ये मैसेज करेगा। इसका मतलब ये कर रहे हो। तुरंत तुरंत ये ओके, तुरंत ही, ये देखिए T1 T2 है, मैं आपको ये भेज दूंगा, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। सिर्फ जैसे गो ही थ्रू ही नहीं करना है इसको, जो है ना, जब जब आप ये सेट कर लोगे ना, हाँ, मैं टाइम निकाल के करके एक दिखा करना, दूंगा। इसको देखना है पैकेट फ्लो में कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहाँ तक सही जा रहा है, और एक्चुअली जो है आप ये टनल टनल के DNS, ऊपर हाँ, कम्युनिकेट कैसे कर रहा है। अच्छा, DNS टनल टनल इंक्रिप्टेड नहीं ना है इसका। टनल इनक्रिप्टेड नहीं होता है ना। टनल टीसीपी होता इंक्रिप्टेड है, नहीं है तो हम टीसीपी लोग होता रीड है, कर सकते हैं। टीसीपी होता है, टीसीपी होता है। अभी जैसे हमारा डीएनएस में नहीं होता है कि एसओए रिकॉर्ड क्रिएट होता है, जो भी हमारा अथॉरिटेटिव जोन रहेगा एसओए हाँ, रिकॉर्ड क्रिएट करेगा। अब इसमें प्राइमरी जो डीएनएस सर्वर रहेगा और बाकी सब सेकेंडरी रहेगा उसके अंदर में। तो आप प्राइमरी पे लॉग इन करके उस जोन में कुछ भी क्रिएट करोगे तो नहीं तुरंत ये ही वो एसओए का अपडेट भेज देगा, तुरंत इमीडिएट एसओए अपडेट भेजेगा अपने सेकेंडरी पेयर को। सिमिलर थिंग डीएचसीपी सर्वर में भी होती है।
हाँ, तो मतलब वो देख लेंगे एक बार, हाँ, वो ठीक मैं है? दिखा दूँगा आप लोग कि को। पैकेट जो है ना दोनों सेगमेंट का करिएगा। हाँ, हाँ। दोनों सेगमेंट देखिए अगर आप कोई नया इधर जो है टोपोलॉजी ऐड कर रहे हो, तो उस हिसाब से कर लेंगे। अभी एक्जिस्टिंग में क्या है, इधर देखिए, ये जो आपका हाँ, बोलिए, बोलिए मैं सुन रहा हूँ। मैं इस पे अरे लॉगिन तो करके टोपोलॉजी आप रखिएगा सामने तब ना। ठीक, ठीक, ठीक। सॉरी, तो सॉरी। तो ये जो है, अगर इस टोपोलॉजी का ब्रांच का टोपोलॉजी को देखें, फिर यहाँ आपको एक स्विच लगाना पड़ेगा। मान लेते हैं, एज्यूम कर लो आप, ग्रिड और R4 के बीच में एक स्विच है, हाँ, हाँ। और इस स्विच से आपका एक विंडोज पीसी कनेक्ट है, और वो विंडोज पीसी ने रिक्वेस्ट मारा, तो यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी हेल्पर नहीं होगा, एक ही हेल्पर होगा जो आपका इधर का होगा, क्या बोलते हेड ऑफिस का, हाँ, क्योंकि हाँ। लोकल सेगमेंट में ऑलरेडी एक डीएससीपी है और ब्रॉडकास्ट लोकल में गेटवे की जरूरत नहीं होता। तो ये जब ब्रॉडकास्ट पैकेट जब हिट करेगा, तो हम ये क्या बोलते हैं, इसका गेटवे R4 का लैन फेसिंग है ना, इथ 0/1, इसका कैप्चर करना आप, ठीक है? ठीक है। और कि क्योंकि स्विच होगा ना बीच में, तो हाँ, हाँ। एक कैप्चर आपको R4 के लैन सेगमेंट में करना, एक कैप्चर आप ये जो ग्रिड मेंबर का जो फेसिंग है ना, वहां करना, और तीसरा कैप्चर आप इधर करना, ये जो है ना, बिटवीन R4 टू R1, क्योंकि ये आपका हेड ऑफिस की तरफ ले जा रहा है। हाँ, उससे हमें तो दिखेगा कि पैकेट हाँ, कहाँ जा रहा है। तो यहाँ से ये प्रूफ होगा कि ये ब्रांच ऑफिस से विंडोज का जो ब्रॉडकास्ट था, वही सोर्स, क्योंकि देखो सोर्स तो वो अपना लेके जाएगा, तो एक्चुअली ये ब्रॉडकास्ट के लिए जो रिक्वेस्ट मार रहा है आईपी हेल्पर के थ्रू, तो यहाँ पे क्या क्या जा रहा है कि नहीं, मतलब ठीक है, बिटवीन R4 और R1 इस लिंक पे उसका ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और एक उसका फ्लो जो है आपको R4 से देखना पड़ेगा बिटवीन स्विच, कि ये गेटवे की तरफ जा रहा है कि नहीं, हुँ, गेटवे की तरफ आया, राउटर ड्रॉप कर दिया या राउटर पास कर दिया वैन की तरफ, और दूसरा सेगमेंट हो गया ग्रिड की तरफ, कि स्विच ने रिसीव किया विंडोज पीसी से, और दूसरा सेगमेंट ग्रिड मास्टर है उसको भेज दिया। हुँ, हुँ। तो मतलब थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, है ना, एक एक फ्लो चेक करना पड़ेगा कि ये आया कि नहीं आया, हाँ, हाँ। वो नहीं, गया कि नहीं गया। नहीं नेक्स्ट सेशन में अपन ये कर लेंगे। ठीक है? अभी आगे बढ़े? हाँ, बढ़िया आ गया। ठीक है। हमारा गोल था ये मैं आपको पता चल गया ना कि आप बाद में ज्वाइन हुए। क्या गोल था? हमारा गोल ये था कि हमारा ये जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है, मेरा पेन किधर गया? 1 मिनट। ये हमारा एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है। इस पे हम अभी एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर करेंगे पूरी, ठीक है? एक्टिव डायरेक्टरी हमारा पूरा फॉरेस्ट है, डोमेन है, सब हम सारे फंक्शनल लेवल है, वो एक ही सर्वर पे कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद हम इस इन्फोब्लॉक्स एप्लायंस से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है? तो अभी क्या होता है इन्फोब्लॉक्स में एक सुपर यूजर होता है, ठीक है? सुपर यूजर क्या होता है? सुपर यूजर वो यूजर होता है जैसे हमारा रूट होता है ना किसी भी डिवाइस में एक रूट। रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा ठीक है, एक बार हाँ। देख लेता हूँ, मैं क्रॉस कंफर्म कर लेता हूँ और ये राज भाई भी कर रहे हैं अपने एंड पे। तो हम्म, जैसे हमारा सुपर यूजर होता है ना, तो हम्म, सुपर यूजर वैसे ही होता है जैसे कोई डोमेन एडमिन पे रूट होता है ना, रूट को सारी की सारी अथॉरिटी होती है, ठीक है? तो ठीक इसी तरीके से एक सुपर यूजर है, उसको सारे एक्सेस हैं वो अनरिस्ट्रिक्टेड होते हैं। So super ये- user can access to all objects, all settings, all functions inside the across the entire grid. Okay, मतलब सुपर यूजर है तो वो ग्रिड मेंबर पे भी एप्लीकेबल हो गया, आपका मास्टर्स पे भी एप्लीकेबल हो गया, पूरी ग्रिड का उसका कंट्रोल रहेगा, वो तो कुछ भी कर आप सकता ये है। कह रहे हो कि जो टॉप लेवल जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन लेवल जो प्रिविलेज अकाउंट है, उसके बाद ये सुपर यूजर आता है, हम्म। जिसको फुल फुल ऑथराइजेशन होता है हाँ, हाँ। सारा चीज करने का। तो ये जो सुपर यूजर क्या लिनक्स बेस्ड है, या कोई में भी सुपर यूजर से लॉगिन ये होता है? अब हम दूसरे पार्ट में बोलेंगे, ये लाइनक्स बेस्ड ही हो गया क्योंकि इन्फोब्लॉक्स वर्क्स प्लेटफॉर्म इज लाइनक्स। ओके, सो इनका एक अपना इंडिविजुअल वो है ओएस है, हम्म, दैट इज लाइनक्स बेस्ड। ओके, सो इसको इन्होंने नेटवर्क इंटरकनेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नाम दिया है। तो ये है पूरा लेकिन लाइनक्स बेस्ड। लेट्स से जैसे बाइंड है, बाइंडर ने पहला डीएनएस
इंट्रोड्यूस किया था और बाइंड ने अपना पूरा लाइनक्स पे इंट्रोड्यूस किया था। तो बाइंड के जितने मैक्सिमम फीचर्स हैं वो पूरे इन्होंने लिए हैं, उसके ऊपर फिर इन्हें कस्टमाइज करके अपना ओएस बनाया हुआ है। तो सुपर यूजर आप जनरली जैसे आप इसका GUI मोड एक्सेस करते हो, तो वहां पे तो आप सुपर यूजर यूज नहीं करते हो, ये तो नहीं, आप कमांड लाइन इसका पे ही यूज करोगे ना इसका लॉगिन करने के लिए। बाय डिफॉल्ट हम जो नाम देके हम इसको एक्सेस करते हैं उसका एडमिन जो सुपर यूजर है, तो इन्फोब्लॉक्स आता है प्री कॉन्फ़िगर्ड सुपर यूजर, उसका नाम है एडमिन। तो तो यहाँ के केस में हम अच्छा। रूट नहीं तो बोल रहे हैं। जैसे आगे अगर ये हमारा ईवीएनजी है, ईवीएनजी को भी हम अगर एक्सेस कर रहे हैं, तो हम जब सीएलआई एक्सेस कर रहे हैं तो हम रूट से कर रहे हैं ना। हाँ, तो रूट तो सबसे टॉप लेवल टॉप जो लेवल हो गया। प्रिविलेज अकाउंट हो गया वो सबसे टॉप सिमिलरली लेवल। लेकिन जब हम जीयूआई पे एक्सेस कर रहे हैं अगर हम ईवीएनजी को, तो एडमिन यूजर दे के रखा हुआ है इन लोगों ने हमको। अगर हम इसको लॉग अप कर दें और हम इसको सपोज हम इसको बंद कर दे रहे हैं, अभी हम इसको ही बंद कर दे रहे हैं, अभी फिर से ओपन करते हैं। हम्म। ठीक है, अभी मैंने ईवी को ओपन किया तो इसमें यूजर मेरा लेगा ये एडमिन। ठीक है, अब मैं इसको लॉग आउट करूंगा और फिर लॉग इन करूं तो ये एडमिन से लॉग इन होगा, मैं रूट से लॉग इन नहीं कर पाऊंगा। बट इसका मतलब ये है कि इसने अपना जो एक नेटिव कंसोल बनाया हुआ है और उसके टॉप पे रूट को ही एडमिन नाम देके आपको जीयूआई के लिए और इसके लिए सेपरेट सेपरेट कर दिया उसको। तो हम जब एडमिन नाम से यहाँ पे चला रहे हैं, सो ये भी इसको भी वो सेम प्रिविलेज है, लेकिन जो रूट है रूट टॉप लेवल पे हो गया। ठीक है, लेकिन जीयूआई एडमिन पूरा रूट पे काम नहीं कर सकता ना, तो सुपीरियर कौन हुआ? रूट हुआ ना। रूट इज द सुपर यूजर। वो तो मोस्ट प्रिविलेज्ड अकाउंट होता है रूट। लेकिन हम लोग जो है आइडियली किसी भी एनवायरनमेंट में, जैसे आप ये ईवेंजी है, उसको जो है मतलब देखिए हम लोग लैब के लिए कोई भी अकाउंट कर ले, आइडियली जो है आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कभी भी वो अलाउ नहीं किया जाता है कि आप रूट से सब कुछ करो। जैसे आप क्लाउड करते हो ना, तो क्लाउड में आप अकाउंट बनाते हो और आप रूट से लॉगिन करते हो। तो जनरली आपको लैब करने के लिए तो ठीक है जहाँ तक, और जहाँ तक आप लैब करते हो वो प्रोडक्शन से बहुत डिफरेंट है। मतलब आप प्रोडक्शन में घुसोगे, आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से आप लैब कर रहे हो वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट होता है। और वहाँ पे आपका लैंडिंग जोन होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, लैंडिंग जोन के अंदर आपका मल्टी टियर अकाउंट होता है जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होगा, और कुछ आप उसके बाद आप कस्टम अकाउंट्स क्रिएट करते हो। तो वहाँ पे आप रूट से मैनेज नहीं करते हो, आई एम यूजर्स होता है ना, तो वहाँ आप रूट से मतलब जो दो तरह का आता है मैनेजमेंट कंसोल। एक जो होता है एडमिन, जैसे आपके कंपनी में बहुत सारा यूजर्स है, आपको उसको क्लाउड एक्सेस देना है, कौन से अकाउंट पे करेगा, कौन सा रीजन में करेगा, तो आप उसको देते हो जो जो प्रिविलेज जो एक्सेस देते हो, और जो करने वाला है ये उसको एक्सेस होता है एडमिन अकाउंट, जो मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस होता है पूरा उसको। और उसको जो इंटरफेस दिखाई देगा वो यूजर को नहीं दिखाई देगा। मान लो मैंने एक प्रिविलेज दिया यूजर को, भाई तुम काम करो, और तुम्हारे लिए मैंने एक अकाउंट क्रिएट कर दिया, तो ना तो मैं फुल ऑथराइज्ड हूँ, मैं मैनेजमेंट कंसोल यूज करता हूँ, लेकिन मैं अपने एम्प्लॉय को मैनेजमेंट कंसोल नहीं दूंगा, और ना ही मैं खुद यूज करूंगा रूट अपने मैनेजमेंट कंसोल पे एक्सेस जैसे क्रिएट करता हूँ लोगों के लिए, तो मैं भी जो है कोई मोस्ट प्रिविलेज एडमिन अकाउंट अलग से क्रिएट करके उसमें काम करूंगा, और यूजर को दूंगा, तो यूजर अपना जो अकाउंट से लॉगिन करेगा तो उसका जो है ना वो मैनेजमेंट कंसोल नहीं दिखाई देगा उसको, यानी जितने फीचर होता है ना वो सब नहीं दिखाई देगा। जैसे आप देखो ये स्क्रीन है ईवेंजी, लेफ्ट में आपको कितने सारे आइकन दिखा रहा है, तो एक एज्यूम करो कि यहाँ पे 12 आइकन दिख रहे हैं, ये मैनेजमेंट कंसोल आपके पास है, आप 12 फीचर्स के लिए प्रिविलेज्ड हो, लेकिन आप एक अकाउंट मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट में एम्प्लॉय के लिए बना के देते हो। एम्प्लॉय जब लॉगिन करेगा ना तो वो मेंबर अकाउंट होगा, यानी जब वो लॉगिन करेगा ना तो उसको दो दो या तीन ही चीज दिखाई देगा उसके अंदर, यानी वो जिस चीज के लिए प्रिविलेज है बस वही काम कर सकता है। तो उसी तरह से रूट जो है, रूट एग्जिस्ट करता है फिर भी मैनेज करने वाला उसको बहुत कम यूज करता है।
बल्कि वो सेपरेट एडमिन अकाउंट बना के और फिर उससे अपना है। जैसे मेरे टीम में मान लो कि 4 लोग प्रिविलेज हैं हाँ जो मैनेजमेंट कंसोल पे काम करेगा, हाँ हाँ तो रूट तो एग्जिस्ट करता है। अब रूट सब रूट से लॉगिन करेगा तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे भाई, हाँ, क्योंकि उसी के सबका लिए। लॉग तो रूट से बनेगा ना। हाँ तो मतलब है कि भाई अलग से अकाउंट बनाओ और उसको प्रिविलेज दे दो। क्या कर सकता है, हाँ मैनेजमेंट कंसोल पे काम करना है यानी कि उसको फुल प्रिविलेज चाहिए तो फुल एक्सेस दो उसको, और वो अपना अपना नाम से लॉगिन करेगा, अपना टाइम स्टैम्प से उसका रिकॉर्ड होगा सब लॉग उसका। तो उस तरह से तो यहाँ जो हम लोग जो बात कर रहे हैं कि एडमिन जो है, एडमिन और इसका रूट पे मैं तो गया नहीं हूँ, इवन जी मैं एज यूजुअल मैं एडमिन से ही एक्सेस करता हूँ, सॉरी ईव मैं हाँ, भूल भी गया हूँ इसकी उससे एक्सेस करता हूँ। इसकी और सीएलआई पे अगर इन्फोब्लॉक्स की सीएलआई पे जाते हैं ना, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर आप इसकी सीएलआई पे जाते हैं तो इसकी सीएलआई पे भी आप एडमिन से ही लॉगिन कर पाएंगे। बट ईवी में क्या हो रहा है, जो आप बोल रहे हैं, उसमें आपको रूट यूजर देना पड़ेगा। रूट सुपर यूजर है, बट आपका हाँ जो एडमिन है वो ईवी के केस में जीयूआई यूजर है, नॉट सुपर यूजर। हम्म। वो केवल जीयूआई को एक्सेस कर सकता है। बट आपके जो स्टेप्स हैं अंदर, आई नेट पब है, और जो आपकी लैब्स हैं जिससे डायनामिक्स है, जितने आईओएस आपने डाल के रखे हुए हैं, क्या वो आप हम्म जीयूआई से एक्सेस कर सकते हो, या कुछ आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो लैब पैरामीटर में? नहीं कर सकते। हम्म। तो इसको प्रिविलेज लेस है, लीस्ट प्रिविलेज है इन कंपेरेटिव सुपर यूजर। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इन्फोब्लॉक्स की बात कर रहे हैं, जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें एक सुपर यूजर होता है। ठीक है, इसको पूरे के पूरे प्रिविलेजेस होते हैं। ठीक है। अभी क्या करना है अब हमें, कि अगर हमें मल्टीपल यूजर्स को एक्सेस देना, ठीक है, लॉक्स तो क्रिएट करेगा नो डाउट, बट अच्छा, हमें एक चीज यहाँ पूछूं मैं, ये जैसे यहाँ पे यूजर है इन्फोब्लॉक्स में एडमिन करके, हम्म, तो हम यहाँ लोकली इसको कंसोल एक्सेस कर लेते हैं। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं होगा क्योंकि नहीं वो लोग नहीं। जो है क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट अकाउंट यूज करेंगे, ठीक है, जो एडी से ऑथराइज होके फिर वो हाँ, आएगा और एक्सेस करेगा, है ना। तो अब देखिए, कई कई फीचर हैं इसके। मतलब आप अगर एजूर और इंट्रा आईडी से आपका इंटीग्रेटेड है, आपने एसएमएल कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो आप इवन एसओसो इनेबल भी कर सकते हो, एसएसओ ही वर्क करेगा इस पे। हाँ मतलब एक्चुअली देखिए क्लाउड से मैं इसको अभी कोरिलेट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सिमिलर कुछ जरूर होगा क्योंकि देखिए आजकल क्या है कंपनी में सब लोग जो है सिंगल साइन ऑन पे कर रहे हैं। सिंगल साइन ऑन के लिए ये लोग एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल पे रिलाई करता है। अब जैसे मान ले कि एक क्लाउड है, क्लाउड में क्लाउड का आईएम यूजर एक अलग अकाउंट बनता है, लेकिन वहीं जो एडी यूजर है जो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, तो जनरली क्या होता है कोई भी रिसोर्स एक्सेस करे, आप ऑन प्रेम करो क्लाउड करो कहीं भी करो, आप एक ही क्रेडेंशियल यूज करते हो, सिंगल साइन ऑन। हाँ तो बेसिकली जब तक आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, अपना एडी यूजर से लॉगिन कर रहे हो, वहां तक तो ठीक है भाई, ऑन प्रेम आप जो है अपना एडी से ऑथेंटिकेट हो रहे हो। लेकिन जब भी आप जो क्रॉस डोमेन एक्सेस कर रहे हो, अपना ऑन प्रेम से निकल करके आप क्लाउड के रिसोर्स की तरफ जा रहे हो, तो फिर वो फेडरेटेड अकाउंट बोला जाता है उसको। फेडरेटेड अकाउंट में क्या होता है कि ये अकाउंट जो वो डायरेक्टरी डायरेक्टरी मतलब एडीएफ का नाम सुना है आपने ना, हाँ, एक्टिव डायरेक्टरी डेडिकेटेड सर्विसेज। फेडरेशन सर्विस। तो ये एक सर्वर बनाते हैं, आप जो रिक्वेस्ट करोगे जो ब्राउजर पे, वो किधर जाएगा हिट करने के लिए, एडीएफएस सर्वर के जाएगा, एडीएफएस सर्वर ऑथेंटिकेट कराएगा आपका एक्टिव डायरेक्टरी से, वापस एडीएफएस रिसीव करेगा और आपके ब्राउजर पे वो लाके छोड़ देगा। ठीक है। तो ये मतलब और ये कि आप क्लाउड के लिए है तो क्लाउड आपसे ऑथेंटिकेशन आपका यूजर नेम पासवर्ड तो स्टोर रखता नहीं है, मतलब पासवर्ड स्टोर नहीं करता है, जो यूजर नेम है तो यूजर नेम के साथ वो एक टोकन देता है, और टोकन कौन इशू करता है, एडीएफएस। और एडीएफएस क्या है, आइडेंटिटी वो मैनेजर है। तो क्लाउड या ऐसा थर्ड पार्टी बहुत सारा है जो थर्ड पार्टी पे रिसोर्स मतलब बिलीव करता है। जैसे आप जीमेल से कई सारे अकाउंट में लॉगिन कर लेते हो ना, फेसबुक भी लॉगिन कर लेते हो, तो फेसबुक
क्या बोलते हैं, ये तो नहीं बोलता है कि आप बनाओ ही यूजर नेम और पासवर्ड मेरे ही अकाउंट में बनाओ, तब तो मैं मैनेज करूंगा, यानी कि मेरे सर्वर पे आपका क्रेडेंशियल रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन देता है कि आप कोई भी वैलिड अकाउंट से आप मेरे सर्विस को यूज कर सकते हो, जैसे फेसबुक हुआ, तो फेसबुक में आप बोले जीमेल, और जीमेल से कैसे वो लॉगिन हो जाता है, लॉगिन होता है क्योंकि वो जाके जीमेल के सर्वर पे वैलिडेट करता है कि, अब कौन करता है, एक आइडेंटिटी प्रोवाइडर जो होता है वो चेक करता है ओवर द सैमल, सैमल 2.0 सैमल 3.0, वो करता है, वहां पे जाके चेक करेगा ये यूजर है या नहीं है, तो उधर से वो एक टोकन देगा, वो टोकन लेके आएगा और वो टोकन पे वो ट्रस्ट करेगा, जो सर्विस जो सर्विस प्रोवाइडर है। मतलब एक तरह से देखिए, आप फेसबुक का रिसोर्स एक्सेस करना चाहते हो, फेसबुक सर्विस प्रोवाइडर हो गया, ठीक है, और आपका ऑथेंटिकेशन, आपका आइडेंटिटी वैलिडेट कर रहा है थर्ड पार्टी से, यानी कि आप जीमेल से, तो जीमेल पे जाके वो यूजर, ये वैलिड यूजर, वैलिड ईमेल है कि नहीं है, और वहां से एक टोकन इशू होगा, वो टोकन आप जाके दोगे और वो रिलाई कर लेगा उस पे और आपको एक्सेस करवा देगा। तो आइडेंटिटी, मतलब जो जो फेडरेटेड अकाउंट है वो इस तरह से काम करता है कि सिंगल साइन ऑन है, सिंगल साइन ऑन यूजर जो है, किसी थर्ड पार्टी हो या अपना ही कॉर्पोरेट में कोई ऐसा सर्वर जो आइडेंटिटी प्रोवाइडर की तरह काम करता हो, और एक सर्वर प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर हो। तो क्लाउड मेरा सर्विस प्रोवाइडर है कि मैं उसका साइन इन पेज पे जाके लॉगिन करता हूं और मैं क्लाउड का रिसोर्स एक्सेस करता हूं, तो वो सर्विस देने वाला हुआ प्रोवाइडर। आइडेंटिटी प्रोवाइडर हो सकता है मेरे कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, लाइक एडीएफएस, जस्ट वो एक्टिव डायरेक्टरी के साथ काम कर रहा है, या फिर आइडेंटिटी प्रोवाइडर हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है, बाहर का, मेरे कॉर्पोरेट के बाहर का, ठीक है, तो मैं वहां से भी मैनेज करवा सकता हूँ यूजर नेम और कि ये पासवर्ड, ठीक है, तो वो लोग क्या करेगा, एक टोकन देगा जिस टोकन पे सारा सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइडर उस आइडेंटिटी प्रोवाइडर के साथ जो है ना कोलैबोरेट हो तभी। तो यहाँ पे भी आप लोग के एनवायरनमेंट में होगा ना, क्या बोलते हैं, अरे इन्फो ब्लॉक्स, तो इन्फो ब्लॉक्स पे तो आप लोग जो है कॉर्पोरेट क्रेडेंशियल से ही तो लॉगिन करते होगे। अब क्योंकि वो ऑन प्रेम होगा, अगर क्लाउड पे होगा तो फिर फेडरेटेड अकाउंट के थ्रू जाएगा ये। क्या कंफ्यूजन है? नहीं तो एक बात बताइए कि जैसे एंट्रा आईडी कॉन्फ़िगर है, तो एंट्रा आईडी तो आपका क्लाउड पे कॉन्फ़िगर है, और एंटर आईडी एंट्रा आईडी अजूर में एंट्रा आईडी है जो, ठीक है, और एंट्रा आईडी आपका अजूर पे कॉन्फ़िगर है, होस्टेड है पूरा, वो क्लाउड सर्विसेज हुआ है। और ऑन प्रेम पे आपने एक एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर होस्ट किया हुआ है, ठीक है, आपने दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, सिंक हो रहा है पूरा, ठीक है। अब जो भी रिक्वेस्ट आएगी, तो सपोज मेरी इन्फोब्लॉक्स अप्लायंस ऑन प्रेम पे है, क्लाउड पे नहीं है, तो वो तो इससे ऑथेंटिकेट करेगी एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर से, बट एसएएमएल कैसे वर्क करेगा फिर उससे? सैमल है, सैमल पे मैं ना अलग, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो टाइम जो है आपका ना हो जाएगा, सैमल 2.0, ठीक है, ये प्रोटोकॉल्स है। काम कैसे करता है, आप क्लाउड को देखो, एज्योर मैं सिमिलर बिहेवियर मानता हूँ, जो एज्योर क्लाउड है या गूगल क्लाउड है या कोई भी फेसबुक है या नेटफ्लिक्स है, कुछ भी एक सिमिलर बिहेवियर मानता हूँ। जैसे एडब्ल्यूएस एनवायरनमेंट में आप उसका मैनेजमेंट कंसोल लेने के लिए कहाँ जाते हो, ये ब्राउजर खोलते हो अपने सिस्टम पे, ब्राउजर पे नाम उसका यूआरएल देते हो, और जब आप यूआरएल देते हो तो बैकग्राउंड में ना कुछ काम करता है जो आपको विजिबिलिटी नहीं होता है। आप जब वो एंटर मारोगे, वो आपको ये क्या बोलते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए मांगेगा। जैसे हम लोग का कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट है, हम लोग जो एसएसएल वीपीएन पे काम कर रहे हैं, हमको अगर क्लाउड का रिसोर्स एक्सेस करना है तो हमें पहले ऑथेंटिकेट होना पड़ता है, ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन के लिए मैं अपना यूजर नेम दे के और पासवर्ड दे के जब मारता हूँ, तो वो मेरे एडीएफएस के पास जाता है, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस, और वहां से वो एक्टिव डायरेक्टरी के पास जाता है। एक्टिव डायरेक्टरी अलग है, एडीएफएस अलग है।
तो एडीएफएस एक्टिव डायरेक्टरी से क्वेरी रिजॉल्व कराता है कि ये बंदा है है या नहीं है। अब देखो सिंगल साइन ऑन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप एक जगह से मैनेज कर रहे हो एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय को क्लाउड का रिसोर्स एक्सेस है, ऑन प्रेम बहुत सारे चीजों का एक्सेस है। वो बंदा अगर गया तो आपको हर जगह से उसका आइडेंटिटी डिलीट करने की जरूरत नहीं है। आपको क्लाउड में जाके उसकी आइडेंटिटी डिलीट करने की जरूरत नहीं है। आप एक सिंगल सेंट्रलाइज पॉइंट से एडीएफएस, ये क्या बोलते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी से जहां डायरेक्टरी सर्विस है उसी यूजर का, वहां से उसका डिलीट कर दो, इंस्टेंटली वो पूरा क्लाउड और जितना दुनिया भर का है हर जगह से किक आउट हो जाएगा वो। तो ये सिंगल साइन ऑन का फीचर है। तो ये हम लोग जनरली यही फॉलो करते हैं। तो आप ऑथेंटिकेट एक्टिव डायरेक्टरी से हुए, वापस एडीएफएस के पास आया। एडीएफएस एक जो है मतलब टोकन, मतलब वो क्या बोलते हैं, ट्रस्ट, वो मैं आपको डिफाइन करूंगा। वो चीज हैंड ओवर करता है इसको, क्या बोलते हैं उसको, क्या ना, एक इंसर्शन करके एक वर्ड आता है। वो होता है ना कि मैं आपको कोई चीज दे रहा हूं तो कोई चीज इंसर्ट करके आपको दे रहा हूं, और उसमें इंसर्ट करता है एट्रीब्यूट कि ये यूजर कौन है, ये यूजर को क्या ऑथराइजेशन है, वो क्या एक्सेस करने जाएगा, इस तरह का कंटेंट उसके अंदर रहता है। इसको इंसर्शन बोलते हैं। और सामल 2.0 कैरी करके लेके कैसे जाता है, ठीक है, वो यूजर जो आप क्लाउड का जो आप यूआरएल यूज कर रहे हो ना, तो वहां पे साइन इन के पास आएगा। साइन इन फिर उसको जो है वैलिडेट करेगा, और वैलिडेट करने के बाद उसका जो अलग एक सिक्योरिटी मैनेजर है उसके पास जाता है। वहां से वो पूरा जो है कंटेंट, यानी कि जो जो उसके पास आया ना सिक्योरिटी टोकन एक तरह का, 7.2.0 असर्शन, उसको वैलिडेट करता है कि ये यूजर के लिए, ये यूजर वैलिड यूजर है, ये क्या चीज के लिए एक्सेस मांग रहा है, ऑथराइज है नहीं है, जैसे आई एम परमिशन ये सब होता है ना, ये सब चीज उसके अंदर होता है। वैलिडेट करने के बाद वो वापस साइन इन को इन्फॉर्म करता है। अब आपके पास जो है ना, ये क्या बोलते हैं, पोर्टल खुलता है। तो इन डिटेल है, क्योंकि उसमें जाएंगे तो कम से कम थोड़ा सा एक चेन फ्लो बना के दिखाना पड़ेगा आपको। अभी मैं वर्बली बोल रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, कुछ है नहीं सामने में। तो क्या क्या कंटेंट है, कंपोनेंट है, क्या फ्लो है, आप एज ए कॉर्पोरेट यूजर, मैं आईएम यूजर की बात नहीं कर रहा, जैसे आप एज्योर को लॉगिन करते हो या आप एडब्ल्यूएस को लॉगिन करते हो, तो वहां पे डायरेक्ट आप लॉगिन हो जाते हो। उस केस में यूजर कहाँ मैनेज हो रहा है, यूजर आपका एडी मैनेज नहीं कर रहा है, आईएम कर रहा है, ठीक है। तो वो लोकल हुआ। लेकिन क्या आपके एनवायरनमेंट में अगर मोर देन 1000 यूजर हैं, तो 1000 अकाउंट मैनेज करोगे आईएम से? तो देखो अकाउंट है, मतलब सॉरी फीचर है, लेकिन कुछ मामलों में कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में वो चीज यूज नहीं होता ज्यादा, ठीक है। तो हम लैब करने के लिए तो कर लेते हैं, लेकिन रियल टाइम में आप बोलोगे कि अच्छा एक बात बताओ कि एक कंपनी है, कंपनी कैसे क्लाउड करेगा, उसके एम्प्लॉय हैं, कंपनी को लैब नहीं ना करना है हमें और आपकी तरह कि चलो एक अकाउंट काफी। लेकिन आप जब भी आप मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट में जाओगे, तो एवरी यूजर्स, जैसे जैसे यूजर अकाउंट बढ़ेंगे तो आपको खर्चा पानी भी तो देना पड़ेगा। करेक्ट। आप लैब में हो तो लैब अकाउंट के लिए एक अकाउंट बना के आप हाथ पांव मार लो, समझ जाओ, सीख लो, ठीक है। लेकिन ये विजुलाइज करना मुश्किल हो जाता है उस टाइम पर कि मल्टी टेनेंट, जब आप प्रोडक्शन में आते हो तो बोलते हो अरे यार ये क्या है, क्योंकि वहां पे आपको मैनेजमेंट कंसोल नहीं दिखता है उस तरह से। क्योंकि आपको मैनेजमेंट कंसोल का ऑथराइजेशन नहीं होगा। दो तरह का अकाउंट बनता है ना, एक मैनेजमेंट बनता है, एक मेंबर अकाउंट बनता है। और मैनेजमेंट अकाउंट जो बहुत ही कोर प्रिविलेज के साथ होता है, सबको नहीं देता है, कि कुछ गड़बड़ कर दिया तो पूरा बैठ जाएगा। तो मेंबर अकाउंट में आपको ना आपका इंटरफेस ही अलग होगा, और उसमें सिर्फ वही मल्टी टेनेंट अकाउंट दिखाई देगा जिसपे आपको काम करना है, ठीक है। मान लो कि 500 से ज्यादा कस्टमर है, तो 500 से ज्यादा कस्टमर आपको नहीं दिखेगा,
हो सकता है आप जिस डोमेन में काम कर रहे हो और आपके लिए जो है 8 से 10 कस्टमर ही आपके लिए दिया जाए, तो मैपिंग कर दिया जाएगा, तो जब आप अपने मेंबर अकाउंट से लॉगिन करोगे तो 8 से 10 कस्टमर ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। हुँ, हुँ। तो आप हाथ पाँव मारोगे कि भाई बाकी चीज़ किधर गया? अब वो तभी हाथ पाँव मारोगे जब आप उस चीज़ को जानते हो। जैसे एक लैंड है, आपके पास लैंड मिला है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हो। ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के टाइम में लैंडिंग ज़ोन बनाया जाता है। हुँ, हुँ। लैंडिंग ज़ोन जब आप क्रिएट करते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ अकाउंट क्रिएट होता है, हुँ, जो हुँ। आपका सिस्टम देता है, हुँ, हुँ। जिसको आप मॉडिफाई कुछ नहीं कर सकते हो। और कुछ अकाउंट जो रेस्ट ऑफ द अकाउंट आप क्रिएट करते हो, जिसको कस्टम अकाउंट बोलते हैं। हाँ, हाँ। तो ये जो है कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना, लैंडिंग ज़ोन बनाना, ठीक है? फिर आप मल्टी टेनेंट अकाउंट क्रिएट करना, ये रियल टाइम है। यहाँ पे आपको रियल टाइम में मिलेगा इस तरह से। तो वो चीज़ आप करो, तो वो चीज़ विजुअलाइज़ हो जाता है। तब आप समझोगे अरे हमको एक्सेस दिया, ये अकाउंट अलग है, ये मेंबर अकाउंट है। और तब आप जानोगे कि भाई अरे भाई हमको एक्सेस ज़रूरत है, तो आप माँग सकते हो कि भाई मुझे कुछ और चीज़ देखना है, रीड ओनली एक्सेस दे दो। नहीं, आप ऑथराइज़ नहीं हो तो नहीं देगा वो। मैनेजमेंट कंसोल जहाँ से सब कुछ विजुअलाइज़ होता है। रूट भी वहीं होता है। मैनेजमेंट जो अकाउंट जिसके पास होता है, रूट से वो लोग लॉगिन नहीं करेंगे। आईएम अकाउंट बनाते हैं कि एडमिन अकाउंट होता है, ठीक वहाँ है। से वो लोग मैनेज करते हैं। तो ये सब चीज़ें है ना एक एनवायरनमेंट है। तो ये कभी राजवाई वो करेंगे ना अपना क्लाउड का, उस समय हम लोग नहीं, कभी बट ठीक है। करेंगे, इस पे डिस्कस नेक्स्ट करेंगे। वाला ये है कि हमारा इसमें एसएएमएल जो सैमल बोल रहे थे हम, सैमल ऑथेंटिकेशन सर्विसेज सैमल, राइट, राइट। ठीक अब है? ये सैमल का कौन-सा वर्ज़न ये इसमें नहीं तो नहीं अब बता रहा है। इसमें जैसे मैं सैमल मैं 2.0 हाँ, मैं इसमें जा रहा हूँ। अभी चल रहा है। 1 मिनट इसमें जा रहा हूँ। इसका नेम दिया हमने एज़्योर एसएसओ, ऑक्टा, ठीक है? पिंग आइडेंटिटी और ये स सब आईटीपी यही है। आईटीपी मतलब क्या हुआ? वही जो मैं बोल रहा था, आइडेंटिटी आइडेंटिटी प्रोवाइडर। हाँ, आइडेंटिटी ये प्रोवाइडर ये है। हाँ, यहाँ देखिए, ये ज़रा इसको आप ओपन करो ड्रॉप डाउन। ओके। यहाँ पे एज़्योर एसएसओ, ऑक्टा, पिंग आइडेंटिटी और ये नीचे है एक सिबुलेट, सिबुलेट। सबलोट हुँ, और अदर। तो ये अदर को छोड़ के जितना है ना, ये थर्ड पार्टी आइडेंटिटी प्रोवाइडर है। हुँ, हुँ। सिमिलर टू आपका डायरेक्टरी सर्विस जो एक्टिव डायरेक्टरी देता है आपके कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में। मान लो जिस कस्टमर का अपना डायरेक्टरी सर्विस नहीं है, ठीक है? तो वो थर्ड पार्टी इनमें से किसी को पिक कर सकता है। और मेक श्योर अगर आपने ओक्टा लिया या आपने पिंग आइडेंटिटी लिया, ठीक है? या आपने एज़्योर का डायरेक्टरी सर्विस जो भी है जो आइडेंटिटी प्रोवाइडर आप यूज़ कर रहे हो, तो जहाँ से आपको रिसोर्स चाहिए, जैसे आप क्लाउड से ले रहे हो ना, हुँ, तो हुँ। क्लाउड का उधर आईएम आइडेंटिटी सेंटर है ना, वहाँ पे आइडेंटिटी प्रोवाइडर, ठीक है? वहाँ पे होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए कि किस पे ट्रस्ट करें। ऐसा तो नहीं ना कि दुनिया में कोई भी मुँह उठा के चले आए कि मैं आइडेंटिटी प्रोवाइडर हूँ। करेक्ट। तो वो तो भाई मालूम होना चाहिए ना कि मैं किस पे रिलाई करूँ, बताया जाता है। तो अगर आप क्लाइंट हो, तो आप आइडेंटिटी अपना डायरेक्टरी सर्विस, अपना यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए मतलब सिंगल साइन ऑन के साथ आप फेडरेटेड फैशन में कैसे आप दुनिया भर के चीजों के साथ जो है कनेक्ट हो सकते हो। तो फेडरेटेड अकाउंट के लिए आइडेंटिटी प्रोवाइडर मस्ट है। और ये इसके पीछे जो सैमल 2.0 और एक दो प्रोटोकॉल है वो करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो काम करता है। ठीक है। मतलब एक पूरा फ्लो डिस्कस करेंगे ठीक है। कभी टाइम मिला कि किस तरह से आप साइन इन करते करते समय बैकग्राउंड में क्या चलता है, कहाँ से क्या ऑथेंटिकेट होके फुल एंड फाइनल कैसे आपको आपका लॉगिन पेज मिलता है। मतलब साइन इन करके एज्योर या एडब्ल्यूएस क्लाउड का जो पेज सामने में आता है वो किस तरह से आता है, ठीक है। ये फुल फ्लो। जैसे कोई आपको पूछ देता ना कि भाई एक बात बताओ, ओएसआई मॉडल के हिसाब से आप अपने ब्राउज़र पे google.com मारे तो क्या हुआ बैकग्राउंड में? तो ओएसआई मॉडल के हिसाब से चलना पड़ता है कि आपने https www उसके बाद आपने google.com मारा, तो
आपके सिस्टम पे ब्राउज़र पे एंटर मारने के बाद से क्या हुआ? ठीक है? आपके सिस्टम से पैकेट निकला, पैकेट किधर गया, क्या किया, कहाँ गया, कैसे वैन पे गया, कैसे वो गूगल को हिट किया, ये पूरा ओएसआई मॉडल है। आप ठीक है। इंटरव्यू में कहीं-कहीं सुनते होंगे कि वो आपसे पूछ लेता है पूछ लेता है, एक क्वेश्चन में ओएसआई मॉडल पूछ लेता है। एक बोलेगा कि ओएसआई मॉडल बताओ, एक बोलेगा कि मुझे इस तरह बताओ। अगर इस तरह वो बोलने जाएगा ना, तो उसको पूरा ओएसआई मॉडल बोलना पड़ेगा। ओएसआई मॉडल का पूरा फ्लो बोलना पड़ेगा। तो खैर इसमें ये कौन सा सैंपल चल तो रहा है? इसमें सैमल का वर्जन तो नहीं दिया है अच्छा, अच्छा, एक्चुअली। ठीक है, देखेंगे बाद में, तो आगे बढ़िए। सिमिलरली इसमें क्या है, एक फीचर है, अगर आप बट आई यहाँ थिंक से आई थिंक हमें ना जैसे एज़्योर एसएसओ वहाँ पे लिखा था, तो अगर हम गूगल वगैरह करेंगे कि एज़्योर एसएसओ का सैमल के लिए लिंक, प्रॉब्ली उसके बाद जो नेक्स्ट है ना एसएसएल मेटाडेटा यूआरएल करके कुछ था। एक मिनट। तो अगर हम इसे प्लस पे हाँ, क्लिक ये करोगे जो ना, तो आई थिंक ये SAML 2.0 assertion जो होता है ना, मेटा डेटा उसी में जाता है यूजर का, हाँ, वो हाँ। मेटा कि मेटा क्या डेटा तो हमें फाइल ये यूजर मिलेगी, कौन या तो है, फाइल क्या-क्या चीज़ मिलेगी के या लिए यूआरएल ऑथराइज़ मिलेगा। क्या? या तो मेटा डेटा फाइल मिलेगी या यूआरएल मिलेगा, वो हमको इसमें अपलोड करना पड़ेगा। अगर यूआरएल है तो यूआरएल पेस्ट कर दो आप इधर। हाँ, तो ये तो शायद इंटरनल हो सकता है, बट इफ यू सी नेक्स्ट इट सेज एसएसओ रीडायरेक्ट आईपी एड्रेस स्लैश एफक्यूडीएन, सो प्रॉब्ली जहाँ पे भी हमारा एज़्योर के ऊपर ये होस्टेड सर्विस होगी एज एन एसएमएल सर्विस, वहाँ आपका ये यूआरएल वगैरह यहाँ से भी देना पड़ेगा। और हाँ, ये जो चीज़ है ना सुशील जी, ये आपका कोर पार्ट है। हाँ, ये मतलब कोर अभी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करिए, बाद में कभी फुर्सत में कीजिएगा। ये कोर पार्ट क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्शन में इसी तरह सेटअप होता है। यही चलता है। इसी तरह से आप ऑथराइज्ड होते हो, एम्प्लॉयी सब लॉगिन करता है। जैसे अब ऐसा तो नहीं है ना कि ये इन्फोब्लॉक्स जो है मतलब जो फाइनेंस, एचआर और सेल्स वाले को दे देगा, ऐसा नहीं। जो आपका नेटवर्क मैनेज करता है, तो नेटवर्क वाला अगर इन्फोब्लॉक्स मैनेज करता है, तो नेटवर्क में अगर मान लो कि 12 बंदों का टीम है, तो 12 बंदों का तो एडमिन एक्सेस नहीं देगा ना। तो वो लोग देगा इसी तरह से एक मेंबर अकाउंट बना देगा, उससे आप लॉगिन करोगे, फुल प्रिविलेज नहीं होगा। और एक जो गिने-चुने जो आपके कोर टीम में जो 1-2 बंदा जो बहुत सुपीरियर होगा, उसको रहेगा फुल एक्सेस। वो सब कुछ देख सकता है, सब ये मैनेज कर सकता है, इवन पेरीमीटर आपको मैनेज कर डिवाइसेस सकता होती है। है ना, एकदम पेरीमीटर डिवाइसेस हैं ये। इन्फोब्लॉक्स है, पेरीमीटर फायरवॉल है, लोड बैलेंसर है, जीटीएम है, एलटीएम है, एक्सटर्नल डीएनएस, ये पेरीमीटर पे रखी हुई डिवाइसेस है। सबको एक्सेस नहीं दे सकते, नहीं तो ये तो मतलब पूरा बैकबोन ही डाउन कर देगा अगर कोई एक्सीडेंटली कुछ कर ले हाँ, तो। तो मतलब ये है कि अगर हमारा जो सेशन में इस चीज को अगर हम लोग इंक्लूड कर पाए कभी, मेन मेन जो है वो खत्म कीजिए, उसके बाद लास्ट में ठीक मिले है। तो करिएगा, क्योंकि ये आपने एक्टिव डायरेक्टरी बोला ना, तो ये डायरेक्टरी सर्विसेज है। हाँ, ठीक है? ठीक है, अब इसको डायरेक्टरी सर्विस हाँ सेकंड है, जैसे अब एसएएमएल है, सिमिलरली हाँ, हमें तो सर्टिफिकेट मेरा ऑथेंटिक। मेरा एजेंडा ये है कि हम अभी तक इन्फोब्लॉक्स को लोकल अकाउंट से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है? लॉगिन कर रहे हैं एडमिन अकाउंट से और सब सारा फीचर, क्योंकि हमें सीखने के लिए कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। एक एक सिंपल अकाउंट से सब समझ लेना है। बाद में टाइम मिले तो कॉर्पोरेट की थोड़ा सा नकल करना है कि हाँ, हमारा एडी है, क्योंकि सबसे बड़ा एक हेडेक होता है एडी बनाना और डीएनएस सेटअप करना। एडी है तो एडी के साथ जो इंटीग्रेशन जैसे आपने बोला, तो ऑथेंटिकेशन मतलब कुछ 2-4 यूजर बना दीजिए, जिसमें मेरा भी हो, मैं भी लॉगिन कर लूँ, हाँ भाई ये वाला अकाउंट है, आप इस अकाउंट से लॉगिन कर लो। तो वो एक्टिव डायरेक्टरी से जाके ऑथेंटिकेट हो रहा है। हाँ, एडीएफएस सेटअप करना पता नहीं यार यूएनजी में क्या क्या है, वो मैं देख उसमें लेंगे, कभी वो गया हम नहीं। लोग देख लेंगे। ठीक है, तो एक तो फिर सेकंड है हमारा सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन सर्विस। तो इस पे तो थर्ड पार्टी है, सीए सर्वर लाइक गोडेडी, वहाँ सर्टिफिकेट ऑब्टेन करके हम सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा, हम उल्टा बता रहे हैं, अनदर वन है टेक एसीएस सर्वर, जो हमारे राज भाई पूछ रहे थे। राज भाई कहाँ चले गए? हाँ, हेलो, राज भाई है नहीं है? अरे राज भाई, आप तो एकदम म्यूट है। ठीक है, हाँ, अरे मैं एक पीओसी कर रहा था बैकग्राउंड में। अच्छा, हाँ, ठीक बताइए है। ना। आप जो टेक एसीएस सर्वर का बोल रहे थे, वो फीचर भी इसमें हाँ, है। हम टेक एसीएस सर्वर ऐड कर सकते हैं अच्छा, इसमें। तो मैं अपने टेकैक्स अकाउंट से इस इन्फो ब्लॉक्स पे लॉगिन कर पाऊंगा, बिल्कुल, इसका बिल्कुल। मतलब ये है। हाँ, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑथेंटिकेशन अकाउंट ये से। टेकैक्स यहाँ बनेगा या आप उधर बनाओगे एक्टिव डायरेक्टरी की तरफ?
टेकेक्स बनेगा, इनका टेकेक्स सर्वर है, टेकेक्स सर्वर पे ये कॉन्फ़िगर करेंगे, आइदर इनका टेकेक्स सर्वर है आई थिंक हाँ, आई थिंक तीनों तीनों चीजें यूज होंगी, जैसे इन्फोब्लॉक्स जहाँ पे हमने यूज करना है, फिर एडी ग्रुप बनेगा हमारा। एडी में सपोज कोई भी एक एडी ग्रुप है लाइक नेटवर्क टीम या एबीसी करके, और उसमें जो भी यूजर्स हैं उसके लिए हम टेकएक्स पे यहाँ पे एक पॉलिसी बना सकते हैं, और फिर अगर वो सिस्को आईसी या कुछ और इन्वायरमेंट है उसको भी एडी के साथ इंटीग्रेट करके जो जो यूजर उस एडी ग्रुप का मेंबर है उसको टेकएक्स से ऑथेंटिकेट हो जाएगा। हाँ तो मतलब मतलब ये अगर आप सेपरेट मुझे जो है जैसे टेकैक्स के लिए सेपरेट यूज करना चाहिए। जैसे एक्टिव डायरेक्टरी है तो एक्टिव डायरेक्टरी अलग हो, टेकैक्स सेपरेट हो, या जैसे आई आईस थिंक बोले। कॉमन पे जैसे सिस्को आइस तो एक सिस्को का प्रोडक्ट है। आई थिंक हाँ विंडोज हाँ। का भी कुछ रेडियस के लिए एक एक होता है कुछ जुगाड़ सा, मैंने देखा था, बट मेरे विंडोज यहाँ मेरे एनवायरनमेंट में रेडियस सिस्को आइस है तो हमारे ऐसे ही अच्छा, चलता है। रेडियस का यार मैंने कभी उतना देखा नहीं है कि फुल रेडियस फ्लेज में विंडोज कहीं पे बहुत ओपन ज्यादा यूज स्टैक होता है। ज्यादा टेकैक्स या टेकैक्स को जो है इंटीग्रेट करके आइस, आजकल तो जो है ये वो क्या बोलते हैं, आइस से पहले जो चलता था उसको तो हटा दिया। अब जो है क्योंकि वो नैक हाँ? देखिए टेक नैक एसीएस और टेक एसीएस प्लस ये एसीएस तो आउटडेटेड हो गया है, हाँ सिस्को ने ही उसको डिक्लेयर कर हाँ दिया तो क्योंकि ये सिस्को प्रोटोकॉल तो सपोर्ट सिस्को नहीं ही कर का रहा है है। ना, तो सिस्को ही ने इंट्रोड्यूस किया ना टेक एसीएस प्लस। हाँ हाँ, तो वो जो है ना माइग्रेट, मतलब अब अभी के टाइम में एसीएस के तरफ तो कोई मुड़ के नहीं देख रहा। वो कहीं होगा कोई, मतलब बाबर जमाने का कोई कंपनी जो यूज कर रहा होगा, क्योंकि अभी जो है ना सब कुछ जो है आइस है, आइस नहीं पे आ गया सब कुछ। नहीं तो पहले तो ऐसा भी कर रहे थे कि जैसे एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है और सपोज कोई नॉक टीम है या कोई सिर्फ सेपरेट नेटवर्क और सिक्योरिटी टीम है, तो उसमें यूजर अकाउंट क्रिएट करके और उतनी सारी डिवाइसेस को ऐड करके, सपोज नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं 250 300 500 1000, तो एक छोटे जो मिड टू स्मॉल टू मिड ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक्टिव डायरेक्टरी में मतलब एक्सपेंसेस को बचाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करते थे, उसी में ही यूजर डेटाबेस अपना क्रिएट कर देते थे वो डिवाइसेस लॉगिन करने के लिए। तो सपोज यहाँ पे जैसे हमने टेक एसीएस को और इन्फोब्लॉक्स को इंटीग्रेट कर दिया, तो जो यूजर डेटाबेस हमें इसमें क्रिएट करना पड़ेगा। अदर जो अनदर ऑप्शन है जो जैसे मनीष जी भी बोल रहे थे कि जैसे हमारा सिस्को आईएससी है, उस पे भी हम टेक एसीएस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो सिस्को आईएससी को अगर आपने एडी से इंटीग्रेट कर दिया, तो अब इन्फोब्लॉक से जो भी रिक्वेस्ट जाएगी इधर सिस्को आईएससी पे, तो वो ऑथेंटिकेट करेगा। उसके बाद जैसे आपका एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेटेड सर्विसेज है, जो फेडरेशन सर्वर है, तो जैसे फेडरेशन सर्वर आपका रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करता है, सिमिलरली सिस्को आईएससी भी एडी के पास जाएगा और ऑथेंटिकेशन लेके आएगा। अगर वहां पे मिलता है, अब ऑथेंटिकेट होता है, तो आगे जाके ये इन्फोब्लॉक्स पे ऑथेंटिकेशन देगा, अदरवाइज डिनाई कर देगा, ड्रॉप कर देगा। हाँ, मतलब ये जो है जब लास्ट में करिएगा, और इसमें जो है बस एक आध दो यूजर बना के फ्लो खाली देख लीजिएगा। अगर ये पॉसिबल है कि टैकैट सेटअप कर लो आप, ठीक है, और एक्टिव डायरेक्टरी को इंटीग्रेट कर लो नहीं, ये टेक इन्फोब्लॉक के एसीएस हम साथ। इसलिए इसमें नहीं कर पाएंगे, सिस्को आईएससी हमारे एनवायरनमेंट में है, मतलब ये इसमें लैब एनवायरनमेंट में सिस्को आईएससी में डाल दूंगा, बट पहली चीज तो ये है कि वो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, तब वो ऑन होता है। सेकंड थिंग ये है कि टेक एसीएस सर्विसेज अगर उस पर चलाना है तो लाइसेंस चाहिए, बिना लाइसेंस के वो रन नहीं होता उसमें। तो क्या टैकैट सर्विस? हाँ, सिस्को आईएससी में एम आई राइट मनीष जी? के लिए लाइसेंस चाहिए, मुझे ये नहीं पता कि कितना वैल्यूएशन लाइसेंस होता है, बाय बट डिफॉल्ट कुछ क्योंकि तो देता होगा, एक दो कुछ तो देता होगा यूजर के लिए। एक बार ट्राई कर लेंगे, ठीक है। अब ट्राई सिमिलरली कर जैसे सकते हैं। आई थिंक 40 कुछ कुछ डेज का लीड टाइम होता है, क्योंकि हमारे रिसेंटली अपग्रेड हुआ था तो फिर कुछ लाइसेंस का प्रॉब्लम आ गया था। बट आई बिलीव बट द पॉइंट इज टेकैक्स प्लस में यही यही कहानी रहेगी। तो हमारी जो एडी है, एडी में हमने ग्रुप बना लिया लाइक नेटवर्क टीम ग्रुप। उस ग्रुप में जितने भी यूजर्स हैं, यूजर ए बी सी डी ई, और टेकैक्स की जो ऑथेंटिकेशन है उसमें भी हमने उसको एडी को इंटीग्रेट किया हुआ है। और फिर जो इन्फोब्लॉक्स में अगर कोई बंदा लॉगिन करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे हम टेकैक्स में उसका उसकी रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट कर देंगे कि वो सिस्को आइस के पास जाएगा। सिस्को आइस लुकअप के लिए एडी में देखेगा, और जो पर्टिकुलर यूजर उस यूजर का ग्रुप का मेंबर है, दे विल गेट रीड और रीड राइट। रीड राइट का तो यहीं से डिफाइन हो जाता है कि हमने उसको रीड ओनली देना है या रीड राइट देना है। वो यहीं से होगा। हाँ, यहाँ पे हम उसको ना जो एडमिनिस्ट्रेटर्स में जाके ग्रुप्स बनाते हैं, और फिर ग्रुप्स में हमने जो जो उनको रोल्स देने होते हैं वो हम आई थिंक टेकैक्स में कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे तो हमारा सिर्फ इतना गोल है, आइदर यू कैन कॉन्फ़िगर सर्वर प्रोफाइल, हमें कॉन्फ़िगर करना है सर्वर ऑथेंटिकेशन ग्रुप। सो यहाँ पे तो मैं बोलूँ तो ये ऑथेंटिकेशन ग्रुप की जगह पे सर्वर प्रोफाइल टैब का नाम दे देते तो ज्यादा सही था,
ठीक है, तो इसमें एक सर्वर प्रोफाइल आप ये बना सकते हो, आइदर ये बना सकते हो, आइदर ये बना सकते हो, सारी भी बना सकते हो। जहाँ से भी ऑथेंटिकेशन इसका कुछ प्रोसेस होगा इन्फोब्लॉक्स का, पहले किस पे जाएगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म है कि भाई जैसे अगर हमने ग्रुप बनाया हुआ है और सभी में वो ग्रुप और यूजर एग्जिस्ट करता है, तो वन बाय वन एक एक को फॉलो करेगा फिर, ठीक है। तो इनिशियली हम एक प्रोफाइल बनाएंगे एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज पे, हम एलडेप को भी छोड़ देंगे, रेडियस को भी छोड़ देंगे, टेक को भी, और इनको सबको छोड़ देंगे। तो हमें एडी प्रोफाइल बनाने के लिए पहले एडी कॉन्फ़िगर करना है। तो नेक्स्ट गोल क्या है, पहला गोल ये है एडी हम ग्रुप बनाएंगे, एडी प्रोफाइल ऐसे बना के एडी को सिंक करेंगे, एडी ऑथेंटिकेट हो जाएगा हमारे इन्फोब्लॉक से। तो फर्स्ट ये टैब है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉडकॉम के बाद इसमें टूल बार के अंदर, और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। तो इधर तो एडमिन्स में हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। हमें इसके बाद ग्रुप बनाना है यहाँ पे, तो हमें सिर्फ डीएससीपी एडमिन बनाना है किसी को, या किसी को सिर्फ डीएनएस एडमिन बनाना है। यहाँ पे हमें सारे फीचर मिलेंगे, हम उसके हिसाब से रोल असाइन करेंगे, ठीक है। ये रोल होगा, अरे ये ग्रुप बनाया, ग्रुप को रोल पे कॉल किया। तो यहाँ पे ये प्री डिफाइंड है, कुछ आपको खुद बनाना है तो खुद भी बना सकते हो प्लस पे क्लिक करके, जैसे डीएससीपी एडमिन हो गया, डीएनएस एडमिन हो गया, ग्रिड एडमिन हो गया, पीकेआई एडमिन हो गया, सैमल एडमिन हो गया, सुपर होस्ट एडमिन हो गया, ठीक है, वीलन एडमिन हो गया। हमें कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया और हमने कोई सपोज कंटेनर बनाया, और सिर्फ कंटेनर पे एक्सेस देना, तो उसके लिए भी हम एक एडमिन ग्रुप बना सकते हैं। सिमिलरली उसके बाद हम परमिशन यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि हमें कितनी परमिशन देना है किसको, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन कुछ पॉलिसी हमें बनाना है, तो ऑथेंटिकेशन हम पॉलिसी भी यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक। तो सबसे पहला गोल हमारा ये है कि एक्टिव डायरेक्टरी हमारा रेडी होना चाहिए। एक्टिव डायरेक्टरी रेडी करने के लिए एडी हमें उस पर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो इस केस में मैं यहाँ पे जा रहा हूँ एक्टिव डायरेक्टरी में, इसको मैं डिस्प्ले सेटिंग लिखता हूँ, अगर शायद बड़ी हो रही है तो बड़ा कर देता हूँ। इतना चल जाएगा, इतना चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें सर्वर मैनेजर पे जाता हूँ। ये आपका कौन सा है, विंडो 2016? मैं आपको वर्जन दिखा देता हूँ, मैंने तो वर्जन भी चेक नहीं किया। 19 है ये। ठीक है, तो अभी ये बिल्कुल मतलब स्क्रैच लेवल पे आपका कोरा start कागज है, कर- कोरा अच्छा, कागज बोलिए। चलिए कोरा कागज है, ठीक है। करिए करिए। अब इसमें मैं सर्वर मैनेजर में गया, ऐड रोल्स एंड फीचर्स, ओके। हम रोल ऐड करेंगे, तो यहाँ पे विजार्ड है, इसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं पहले से, ठीक है। हाँ, तो हाँ, पहला जो इसका फर्स्ट ये है कि इसके पास अपना खुद का आईपी एड्रेस होना चाहिए। तो हम पहले आईपी इसका चेक कर लेते हैं, इसके पास है इसका आईपी कि नहीं है। इस आपके पे पास एंड है। ये डिफॉल्ट आईपी ले रहा है अभी। अच्छा, नीचे है इथरनेट 2 पे, या दो, नहीं दो दो इथरनेट क्यों है भाई? इस पे 2 एथरनेट मैंने एनेबल किया हुआ था, इसलिए 2 दिखा रहा है, इसको वाइप कर दिया था मैंने। अच्छा, एक आप वो इंटरनेट को कनेक्ट कर रहे थे। तो एक को मैं डिसेबल कर देता हूँ, आई थिंक एथरनेट 2 है, उसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। और सिर्फ जो सिंपल एथरनेट है, अगर हम टोपोलॉजी में देखेंगे, तो इस पे तो स्टैटिक आईपी दोगे ना? ये एथरनेट 0 है, और एक पे मैंने इसको बाहर से एक्सेस करने के लिए दिया हुआ था, तो ये बाहर का आईपी डीएचसीपी से उठा लेगा अगर मैं इसको एनेबल करूंगा तो इसको भी मैं अगर सपोज एनेबल कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो हमको बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, इसलिए मैंने उसको किया नहीं था। इसको मैं फिर से डिसेबल कर देता हूँ, लेट अस सी, बाद में देखेंगे, इसकी जरूरत नहीं है अभी। क्योंकि दो इंटरफेस रखोगे और एक को भी अगर डीएचसीपी एनेबल रखोगे तो फिर वो डीएचसीपी ले लेगा। प्रॉब्लम करेगा नहीं, दोनों इंटरफेस पे आईपी तो जाएगा, बट दोनों डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट का रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जरूरत नहीं है इसको करने की। वो तो मैंने टेस्टिंग के लिए किया था, बाहर से एक्सेस करने के वो लिए। तो दूसरे पे जाएगा ही नहीं। नहीं, नहीं 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 जाएगा, मान प्रॉब्लम लो मान लो ये विंडोज सर्वर है इसका दो इंटरफेस है, लेकिन ये राउटर की तरह तो नहीं काम कर रहा है कि यहाँ आईपी हेल्पर लगेगा कि हाँ। भाई को दूसरे सेगमेंट को डीएचसीपी दे दे। तो जो क्लाउड फेसिंग इंटरफेस है उधर तो डीएचसीपी क्लाउड फेसिंग मतलब वाईफाई से ही उठाएगा, वो रेंज से, ना कि आपका ग्रिड वाला डीएचसीपी से लेगा। वो ग्रिड वाला डीएचसीपी का ब्रॉडकास्ट जा सकता है अगर आपका सेटअप उस तरह से हो
लेकिन स्टैटिक आईपी अगर उस पे पड़ा है, क्योंकि सर्वर पे तो आप स्टैटिक डालोगे, तो वो तो इग्नोर कर देगा। अभी देखें हम, हमारा आईपी आ गया इसमें, ऑल करते हैं, ठीक है। हमने उसी को डीएनएस भी दिया है। अभी मैं एक बार गेट पे पिंग कर लेता हूँ, पूरा एडमिन पिंग हो रहा है कि नहीं। गेट पे मेरा पिंग हो रहा है, ठीक है। अब मैं इस पे जाके कॉन्फ़िगर करता हूँ फीचर्स, ठीक है, तो क्योंकि इसने पहले दिया हुआ था नेटवर्क सेटिंग्स सच एज स्टैटिक आईपी एड्रेस आर कॉन्फ़िगर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट हैज अ स्ट्रांग पासवर्ड, द मोस्ट करंट सिक्योरिटी अपडेट्स फ्रॉम विंडोज अपडेट आर इंस्टॉल्ड। तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है। रोल बेस्ड, फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज इंस्टॉलेशन, हमको रोल बेस्ड चाहिए है, ठीक है। रिमोट बेस्ड हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम रोल इनेबल कर रहे हैं इसके अंदर जाके, क्योंकि ठीक है। और किस पे रोल इनेबल कर रहे हो? इसी सर्वर पे। कोई रोल कौन ऐसा सा डायरेक्टरी क्या एक्ट, हाँ दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, सर्वर रोल पे आए हम, ठीक है। मेरे को अब जैसे आपने फेडरेशन सर्विसेज है, ये हमको नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा सर्टिफिकेट इसी सर्विसेज पे है, है, हाँ, अच्छा अच्छा इसी ठीक पे है ही ठीक हम है। सीए सर्वर भी बना सकते हैं, फेडरेशन सर्वर भी बना सकते हैं, एलडीएफ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सिर्फ राइट मैनेजमेंट जो पॉलिसी वगैरह हम पुश करना है तो उसके लिए बनाना, तो वो बना सकते हैं। डीएनएस डीएचसीपी करना है तो डीएनएस डीएचसीपी इनेबल कर सकते हैं। तो हमें इसको इसी पे ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आप जैसे ही एक्टिव डायरेक्टरी इनेबल करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट भी इनेबल हो जाता है कई बार। तो कौन सा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस? हाँ, इसको डीएनएस चाहिए पड़ता है एक्चुअली, तो मैंने इसको डीएनएस पहले ही इनेबल कर दिया ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी के लिए एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस ही तो चाहिए ना। हाँ, ये इसको क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम पे बेस चलता के बेस्ड पे चलता है। तो हम जब भी इसको कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये अपना खुद का ही डीएनएस कॉन्फ़िगर करता है, इंटीग्रेटेड अच्छा डीएनएस। डीएनएस इसके लिए मैंडेटरी है, अगर डीएनएस नहीं है तो अब जब भी आप अपने तो यूजर से लॉगिन करोगे, क्योंकि आप आईपी से तो लॉगिन करते नहीं हो, आप अपनी यूजर नेम से लॉगिन करते हो, तो उसके लिए डीएनएस की जरूरत पड़ती है। ये जो भी हम क्लाइंट ऐड करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर पे, ठीक है। सपोज हमने ये क्लाइंट ऐड किया, ये विंडोज क्लाइंट है, इसका नाम दिया ABC-15, सपोज ये मेरे इस क्लाइंट का नाम है, इसको मैंने इस डोमेन में ज्वाइन कराया, ठीक है। तो एक तो इसका खुद का ही ये फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम हो गया, तो ये रिकॉर्ड क्रिएट करेगा, ये इंटरनली एक रिकॉर्ड क्रिएट करेगा ABC-15, और इसका आईपी एड्रेस जो मिलेगा इसको या डीएचसीपी जो मिला हुआ है, तो @ और फिर डोमेन नेम दिखा रख देगा इसमें, ठीक है। सिमिलरली जब भी इस पर्टिकुलर सिस्टम पे इसमें जो कोई यूजर क्रिएट किया है, उस यूजर से अगर हम लॉगिन करते हैं तो ये ऑथेंटिकेशन के लिए इधर ही जाएगा, ये Kerberos ऑथेंटिकेशन फॉलो करेगा। तो Kerberos ऑथेंटिकेशन के लिए भी इसको FQDN चाहिए पड़ेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं जैन डीएनएस, साहब, ये Kerberos ऑथेंटिकेशन क्या होता है? ये माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोप्राइटरी है, Kerberos ये ऑथेंटिकेशन। ये Kerberos और LDAP ये दोनों यूज करता है ना। हाँ, अच्छा, तो कब ये Kerberos यूज करेगा, कब LDAP करेगा? ये तो विंडोज वाले से किसी से पूछना पड़ेगा, बट अरे जब भी कोई नहीं, कोई नहीं, ऑथेंटिकेशन की देख बात लेंगे। आती है, ठीक है, हम्म। तो ऑथेंटिकेशन, ये Kerberos ऑथेंटिकेशन विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी जब भी कोई क्लाइंट लॉगिन करता है तो जो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन होता है, पासवर्ड हम्म। ऑथेंटिकेशन के लिए Kerberos को यूज करता है। तो हम्म। Kerberos ऑथेंटिकेशन में क्या क्या यूज करेगा, ये सिस्टम की जो आईडी है, जैसे मतलब आपने कोई क्लाइंट ऐड किया विंडोज एक्टिव हम्म। डायरेक्टरी में, तो उसकी जो आईडी इंटरनली ये क्रिएट करेगा अपने डोमेन में, ठीक है। एक स्कीमा में हम्म। अपने डेटाबेस में आईडी क्रिएट किया, तो उस आईडी पे जो ऑथेंटिकेशन होता है, तो उसके बेसिस पे इसका जो इंटरनल एक टनल क्रिएट करता है ये क्लाइंट के बीच में और उस सर्वर के बीच में। जो सर्वर जब टनल क्रिएट करेगा, जब टनल फॉर्म हो जाएगी, तो उसके बाद जब आपका पासवर्ड मैच हो जाएगा तभी ये अलाउ करेगा, ठीक है। तो इसके कुछ होते हैं कि जैसे यूजर ने पासवर्ड एंटर किया, लॉगिन करने के लिए उसने पासवर्ड एंटर किया, तो जैसे हमारे डीएचसीपी में डोरा प्रोसेस फॉलो होती है, सिमिलरली इसमें भी ये रिक्वेस्ट भेजेगा यूजर अपनी क्रेडेंशियल के साथ में। जब ये रिक्वेस्ट भेजेगा तो हमारा जो टिकटिंग एक टिकटिंग जो टीजीटी करके एक प्रोसेस होती है इसमें, तो Kerberos इसमें क्या करता है कि वो वेरीफाई करेगा, जो Kerberos फीचर है, Kerberos फीचर इसको वेरीफाई करेगा कि पासवर्ड मैच हो रहा है कि नहीं और एन्क्रिप्टेड है कि नहीं, ठीक है। तो इसको ये एन्क्रिप्ट भी कर देगा जब भेजने के लिए,
इनक्रिप्ट किया, क्योंकि पहले तो जो भी पासवर्ड इंटर किया है उसने, तो यूजर का जो सिस्टम है उसके लोकल डेटाबेस को चेक करेगा, फिर ये टीजीटी यूज करके करबेरस ऑथेंटिकेशन है, जो करबेरस फीचर है इसका क्लाइंट का, वो उसको इनक्रिप्ट करके भेजेगा एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर को। जब एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर को आगे भेजेगा तो इसका जब एक्टिव डायरेक्टरी फार्म होता है तो अपना इंटरनली ये एसक्यूएल में डेटाबेस स्टोर करता है, ये एसक्यूएल फीचर यूज करता है बैकएंड पे अपना, जो भी स्कीमा होती है इसकी, ठीक है। तो एसक्यूएल डेटाबेस तो एसक्यूएल है ही नहीं एडी के पास अभी। नहीं, ये बैकएंड पे यूज करता है, इसमें नहीं दिखेगा कहीं आपको, इसका बैकएंड पे यूज करता है, ठीक है। तो नहीं लेकिन ये देखो, हम इन्फोब्लॉक्स यूज कर रहे हैं कि भाई डीएनएस डीएचसीपी और आईपाम सेंट्रलाइज लोकेशन से मैनेज करेंगे। ये एक्टिव डायरेक्टरी तो ये तीनों चीज दे ही रहा है, डीएनएस डीएचसीपी और आईपाम भी है इसके पास। तो किधर है फिर आईपी एड्रेस? नहीं देखिए, I think आईपीएम एक अलग चीज है। scalability is the issue. हाँ। मतलब मुझे लगता है कि जो इन्फोब्लॉक्स का जो कंसोल है इट इज मेंट टू बी फॉर द आईपैम, राइट? जैसे डीएचसीपी में अगर आपको अगर याद हो, राइट, जब हमारे यहाँ पे डीएचसीपी रोल है जैसे विंडोज सर्वर पे बनाते थे, अगर आप एक और चीज देखो, एज्योर ऑन आई मीन एज्योर क्लाउड के ऊपर आप डीएचसीपी सर्वर नहीं बना सकते। इट्स अ बिग चैलेंज। आज की डेट में आप अपना डोमेन कंट्रोलर लेके जा सकते हो, आप अपना एडी लेके जा सकते हो, एडीएफएस लेके जा सकते हो, बट यू कांट हैव डीएचसीपी ऑन द एश्योर क्लाउड। हाँ, ये आप सही बोल रहे हैं, मैंने चेक भी किया, ये एसक्यूएल डेटाबेस यूज नहीं करता, करेक्ट, यू आर करेक्ट। इसका इंटरनल कुछ डेटाबेस सिस्टम होता है, उसकी मैकेनिज्म में फॉलो करता है, और फिर उसको टीजीटी के थ्रू ये वेरीफाई करता है, जो टिकट क्लाइंट से जाती है सर्वर पे स्कीमा में, ठीक है। और जब ये मैच हो जाती है तो ये उधर पे जाके ये डिक्रिप्ट करता है और मैच करता है, मैच करने के बाद ऑथेंटिकेट कर देता है, फिर वापस क्लाइंट को ये परमिशन देता है कि यू कैन लॉग इन और नॉट। तो ये करबेरस ऑथेंटिकेशन है, ये मैकेनिज्म इसकी मैंने एक लेमन लैंग्वेज बताई, बहुत ज्यादा मेरे विंडो साइड से मैं हूं नहीं ना। तो ये जो है सिर्फ हमको अगर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस इंस्टॉल करना है तो मैंडेटरी है कि मुझे डीएनएस चाहिए उसके हाँ, लिए। डीएनएस आपको चाहिए, बिना डीएनएस के काम नहीं चलेगा। भले मेरा जो है डीएनएस कहीं और है या इन्फोब्लॉक्स मेरे एनवायरनमेंट में है, यूजुअली फिर भी मन मार के डीएनएस यहाँ इसको एनेबल करना ही पड़ेगा। मतलब प्रोडक्शन में जितने भी डोमेन कंट्रोलर चल रहा है, बेचारा सब डीएनएस एनेबल करके बैठा है। बिना डीएनएस के नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ। इसमें जो इसके जो एक्चुअली क्या होता है, जो एलडेप होती है, जो इसकी इंटरनल जो सर्विस चलती है, तो एलडेप सर्विस के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो ये क्रिएट सर्विस एसआरबी रिकॉर्ड जो होता है ना डीआरएस का, उसको यूज करता है ये, और बिना उसके ऑथेंटिकेशन हो नहीं सकता, क्योंकि मतलब फर्स्ट फीचर में बोला ना कि इसका जो कैटलॉग क्रिएट करता है वो डोमेन बेस्ड करता है, तो तो अपना मतलब अभी अभी हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये तो देखिए, जब भी हम डोमेन क्रिएट करेंगे तो फॉरेस्ट बाय डिफॉल्ट क्रिएट होगा, सबसे पहले फॉरेस्ट आता है, उसके नीचे डोमेन होता है, डोमेन के नीचे सब डोमेन होता है। तो चलते हैं बनाते हैं, क्योंकि ये हमारा तो कोर पार्ट है नहीं हाँ, एक्टिव इसको छोड़ डायरेक्टरी। देते हैं हम, ठीक है, हाँ, इसको इंस्टॉल समझना होने देते हैं। है कि कैसे एक्टिव डायरेक्टरी मेरा एनेबल हो गया और क्लाइंट को कैसे मैं डोमेन में ज्वाइन करा सकता हूँ। तो काम बन जाएगा कि हाँ भाई क्लाइंट ऑथेंटिकेट कर रहा है, एक दो यूजर बना लेंगे एडी पे, और बाद में इंटीग्रेशन की बात देखेंगे इन्फोब्लॉक्स के साथ एडी का, वो अलग सब्जेक्ट है। ये एक्टिव डायरेक्टरी वाला ना, मुझे जहां तक याद है 2003 एक्टिव डायरेक्टरी जो विंडोज सर्वर 2003 था, और विंडो 2003 के टाइम, मतलब थोड़ा सा आसपास में, ये 2003 माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज और 2007 माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज ये जब किया था ना, तो उस समय मैं एयरसेल में काम करता था। अच्छा। तो उस समय मतलब एक्टिव डायरेक्टरी का पूरा सेटअप बनाया हुआ था, और उसको क्या किया था, जैसे एयरसेल में जिस तरह से डोमेन था, जिस तरह से मेल बॉक्स क्रिएट हुए थे, मैंने वैसे रेप्लिकेट करके बड़ा खुश होता था कि हाँ भाई, ये देखो यूजर का मेल बॉक्स बना लिया, एक्सचेंज सर्वर
मैंने 2003 पे किया हुआ। तो मेल बॉक्स एक यूजर का एडी बनाया और सॉरी एक्टिव डायरेक्टरी पे यूजर बनाया और यूजर का मेल बॉक्स भी क्रिएट कर लिया। सेम जो कंपनी का ईमेल है उसी से थोड़ा बहुत इधर-उधर हाथ-पाँव मार लेता था तो उसमें खुश होता था। साला थोड़ी ना पता था कि दुनिया साला ऐसा नहीं है। मैंने इस पे काम नहीं किया। मैंने ये लोटस डोमिनो सर्वर पे काम किया है मेलिंग सिस्टम में। किस तो पे? लोटस डोमिनो, अच्छा। लोटस ईमेल, हाँ, वो आईबीएम का जो है प्रोडक्ट। तो उससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाए। अब करोगे क्या भाई लैब में? एक विंडोज़ सर्वर इंस्टॉल करोगे और उसके बाद जो है एक विंडोज़ मशीन उस समय एक्सपी चलता था। तो एक्सपी को जो है डोमेन जॉइन कराना बहुत आसान था। रीस्टार्ट लेता था डोमेन जॉइन करते ही और उसके बाद वो डोमेन में आ जाता था, लॉगिन हो जाता था उससे। उसके बाद उसका मेल बॉक्स ये सब, तो उससे ज़्यादा क्या करोगे? मेल बॉक्स क्रिएट करना ताकि वो वही ईमेल से जो है वो लॉगिन कर पाए। जैसे मेरी कंपनी में जो ईमेल था aircel.co.in से, तो वही ईमेल मेल बॉक्स क्रिएट करके और यूजर को उस ईमेल से लॉगिन कराना, आउटलुक कॉन्फ़िगर करना, ये सब हो गया था। तो आसान था वो, लेकिन उसके आगे कुछ पता ही नहीं था कि करें क्या हम, तो छोड़ दिए और उसके बाद हम नेटवर्क में आए। अब देखो फिर से एक्टिव डायरेक्टरी का थोड़ा-सा चस्का चढ़ा है कि थोड़ा-सा इसको थोड़ा-सा टच दे सके कि हाँ, प्रोडक्शन में किस तरह से होता है, सब कुछ तो नहीं कर सकते। ठीक है। अभी अब देखो मेरे कंपनी में एक लड़का काम कर रहा है, सर्वर से है। उससे मैंने थोड़ा-सा सोचा कि हेल्प के तौर पे पूछें, वो बंदा कहता है कि जीएनएस3 क्या है? ईवेंजी क्या है? हम बोले साले कभी कभी कुछ रेप्लिकेट नहीं किए हो क्या? एक्टिव डायरेक्टरी ये सब कुछ बनाया नहीं हो क्या वर्चुअली? तो बोलता है ना, ना हम ये सब नहीं किए हैं। हम लोग की बहुत अच्छी बात है। तो ये इतना फीचर इंस्टॉल हो गया, रोल इनेबल हो गया। उसके बाद मैं इस पे फ्लैग पे क्लिक किया। ये बोला प्रमोट द सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। ओके, मैं इस पे क्लिक किया। ओके, ठीक है। क्लिक करने के हुँ, बाद ये बोला ऐड अ डोमेन कंट्रोल टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। अगर पहले से हमारा सेटअप है 2-3 सर्वर, 4 सर्वर, 20 सर्वर चल रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, तो हम हुँ। उसमें एग्जिस्टिंग में ज्वाइन करा सकते हैं। उसकी अलग प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप ये रिक्वायरमेंट देगा। तो हम तो ये करेंगे ना ऐड अ न्यू डोमेन टू हाँ, नहीं, 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 ऐड अ न्यू फॉरेस्ट करेंगे। हाँ, तो हम पूरा नया ही फॉरेस्ट बनाएंगे। ठीक है। तो अब इस फॉरेस्ट के लिए रूट डोमेन नेम है, तो हमने दिया था लास्ट टाइम वही का वही। मैं सीधे दे देता हूँ, कर्मा रिटर्न्स डॉट कॉम, नॉट लोकल। ठीक है। हुँ। अब मैं यूजुअली बनाऊँगा तो देखूँगा लैब डॉट रेप्लिकेशन साला कोई लिया है कि नहीं। नहीं, एक डोमेन परचेज करना है, 2-3 हजार और साल भर का अरे लगेगा। नहीं परचेज़ नहीं करना है मैं ये कह रहा हूँ लैब डॉट नहीं, मैं रेप्लिकेशन तो डॉट सोच रहा हूँ कॉम एक डोमेन मेरा परचेज डोमेन है। करूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा इसका पैसा लगता नहीं है और पूरे के पूरे 5 साल के लिए रजिस्टर हो जाता है वो। क्या करना एक है गधा परचेज कोई कर हमको लीजिए जैनसाब.com। ठीक है। तो हाँ, इस पे पासवर्ड देने के लिए बोल रहा है, अभी भी शायद फिनिश हुआ नहीं है। पासवर्ड दे देता हूँ इसको। अच्छा ये क्या बोल रहा है डीएनएस कंट्रोलर की कैपेबिलिटी डीएनएस ग्लोबल कैटलॉग और हाँ ठीक है दोनों रीड ओनली नहीं करना है। आगे ठीक है। रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर तो जो है रेप्लिका लेगा जो जो मास्टर डोमेन कंट्रोलर होगा उससे। हाँ, आरओडीसी हो गया। पहले ये हाँ पीडीसी हाँ और एडीसी बीडीसी जो टर्म चलता था ना, हाँ 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 वैसा रहेगा इसमें। वो सब भूल भुला गए उसकी जरूरत नहीं है भाई। मैंने इसको छोड़ा इसलिए ना कि एक बहुत गंदी चीज लगती है माइक्रोसॉफ्ट ना हर एक साल ये जो है ना अपग्रेड कर देता था। अभी ठीक से समझा नहीं कि दूसरा जो है वर्जन लॉन्च कर देता था। सर दिमाग खराब हो गया छोड़ो हटाओ। जब तक हम सेटअप करना सीखे 2003 और एक्सचेंज सर्वर 2003 तो उन्होंने एक्सचेंज सर्वर 2007 ला दिया वो भी पढ़ लिए मतलब ट्रेनिंग लिए। अब उसमें थोड़ा सा हाथ साफ करने के लिए उतना मैच्योर दिमाग नहीं था और ना कहीं काम मिला भाई
तो क्या सीखोगे, क्या ग्रो करोगे? सही है। और ना उस समय ये इतना मतलब इंटरनेट का वो फुल रिसोर्स यूज़ में आता था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक्सप्लोर करने के लिए मैच्योरिटी नहीं थी। आगे बढ़िए। हाँ, आगे चले गए हम। बस ये फीचर प्रीरिक्विजिट्स को चेक कर रहा है। लाइक ये डीएनएस को कॉन्फ़िगर करेगा, चेक करेगा, उसमें जॉन वगैरह इंटरनली बनाएगा। आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है कि नहीं? मोनेटाइज मतलब पैसा? हाँ। नहीं, पैसा कहाँ से आएगा उसमें? 23 अरे आएगा, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा हाँ, तो पैसा आने लगेगा। तो मोनेटाइज 23 से सब्सक्राइबर पे थोड़ी होगा। अरे वो तो अपना फ्लो से होगा, धीरे धीरे फ्लो बन रहा है ना। हाँ, 23 सब्सक्राइबर हो गया, उसके बाद भी बढ़ेंगे, व्यूज आएंगे, व्यूज पे भी पैसे आते हैं, लेकिन चैनल मोनेटाइज नहीं किया ना तो हाँ। कुछ नहीं आएगा। मैं वो कर रहा हूँ। तो मोनेटाइज हम करेंगे कि वो खुद ही करेगा गूगल? वो देखिए, मैंने तो यूट्यूब चैनल कभी किया ही नहीं नहीं, मेरे को है। नहीं मालूम ना, मैं तो सिर्फ ये जस्ट डालते जा रहा हूँ उस पर्पज देख से। लीजिए कि मोनेटाइज कैसे करते हैं, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है। तो जब एक दिन आएगा कि आपको यूट्यूब जो है आपको अवार्ड देगा अपना यूट्यूब लोगो से, तो हम बुलाएगा आ मेरे जाएंगे को, फोटो खिंचाने अगल बगल खड़े होके। कैलिफोर्निया बुलाएगा सुंदर पिचाई। विमल जी फोटो खिंचवाएंगे। हाँ, भाई क्या करें, बती गंगा में हाथ धोने में क्या मनाही है। अब जितने लोगों की आवाज आ रही सभी को बुलाया जाएगा ना, मनीष जी को, विमल जी को, राज भाई को। हाँ, सेटिंग एलएसए पॉलिसी, अब ये एलएसए हमको ओएसपीएफ का याद दिला रहा है। अब वो तो मेरे को नहीं पता ये कौन सा एलएसए है। कितना तबीयत से पढ़ते थे, मजा आता था। ओएसपीएफ का एलएसए, ईआईजीआरपी, बीजीपी सब ठप हो गया साला। ये जो क्लाउड क्लाउड जो आया ना, सब ठप हो गया, दूर दूर दराज तक कहीं नजर नहीं आता है। मेरे एनवायरनमेंट में एसआर राउटर है, आईएसआर राउटर है, तो बीजीपी है हमारे एनवायरनमेंट में, ओएसपीएफ है, लेकिन इन लोगों को बुखार चढ़ा हुआ है कि ये भी खत्म कर देंगे। ठीक है, ऑटो रीस्टार्ट चला गया, रिबूट होगा। चलिए हम पीओसी कर लिए, एक हब एंड स्पोक बनाना था। बधाई हो। तो आज अभी के सेशन में एडी सेटअप करने के बाद क्लाइंट को डोमेन में ज्वाइन करा देंगे। इसके आगे भी कुछ एजेंडा है या बस फिर नेक्स्ट क्लाइंट को सेशन? इसमें ज्वाइन कराएंगे और इन्फोब्लॉक्स को इंटीग्रेट करेंगे। ये हार्डली 5 मिनट का काम है दोनों के लिए। उसके अच्छा बाद हम चलिए, आज रैप अप कर अच्छा। देंगे। फिर बॉल कहाँ जाके गिरती है भारत पाकिस्तान के मैच में, फिर उसके बाद अरे डिसाइड होगा। हाँ, आज तो जो है मैच है, पता नहीं अभिषेक शर्मा खेलेगा कि नहीं। आज तो हार्दिक देखना पड़ेगा मुझे भी मैच, ऐसे मैं देखता नहीं हूँ हार्दिक लेकिन अभिषेक खेलेगा, शर्मा अभी खेल रहा खेलेगा, है। आज शुरू होने वाला। आई थिंक पाकिस्तान बॉलिंग कर रही है। अभिषेक शर्मा खेल रहा है। कैप्टन को अभिषेक खोलना शर्मा पड़ेगा। खेल रहा है। हाँ, आंखों देखा हाल वो मिलना चालू हो गया है। वो एक्चुअली एक नई क्लास क्रिकेट लेके आया अभिषेक शर्मा। मैंने सुना था लास्ट टाइम वो बहुत अच्छा किया। इंटरनेशनल में अभी ये जो बच्चा है ना वो भी आ रहा है, और जब ये आ वैभव जाएगा, वैभव वैभव हाँ सूर्यवंशी। हाँ, वैभव सूर्यवंशी, फिर 32 लग जाएगा इन लोगों का। लेकिन ये आज लोग T20 के एक्सपर्ट हैं, वनडे के लिए उतना एक्सपर्टीज नहीं है। जैसे नहीं होता पैसेंस रखना, ये लोग पैसेंस वाले नहीं है, ये पहले बॉल से मारने वाले हैं। तो ये T20 वाले में ही रहेंगे।
लेकिन स्टार्ट हो गया मैच। कभी ना कभी तो वनडे में आएंगे ना, कब तक ये लोग रहेगा? अभी कुछ टाइम खेलेगा विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये लोग जाएंगे। कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जो तकलीफ वर्ल्ड कप हारने का था ना फाइनल में, लास्ट ईयर रोहित शर्मा जो हारा था, वो लाइफ में हमेशा रह जाएगा। सब कुछ कर गया, अंतिम में ही जाके चौक कर गया। और अंतिम में प्राइम मिनिस्टर भी आ गया था, पीएम मोदी, ऊपर से जो फूल बारिश भी करवा दिया आर्मी लोगों का। इतना चीज करने के बाद किसको नहीं वो चुभेगा भाई। आउट, अभिषेक शर्मा आउट। अच्छा है। आउट हो गया। 0 थे। हाँ, वो तो पहले बॉल से मारने वाला बंदा है ना, उसको तो बर्दाश्त होता नहीं है। कैच आउट। साइन साइन लिया क्या? कैच आउट, हाँ शाइन अफरीदी लिया। हाँ, तो साइन अफरीदी को सांस में सांस आया होगा भैया, उसको बड़ा धोया था। 1 ओवर 1 रन 1 आउट। आज कोई और चलेगा तो ऐसा थोड़ी कि सारों को खा जाएंगे पाकिस्तानी। हाँ दो चार गो तो मर गया होगा पाकिस्तान में, मारे खुशी के। अभिषेक शर्मा गया। ठीक है, अब कोई दूसरा आएगा। कौन आ रहा? अब जडेजा है, मतलब सिराज सिराज है, हार्दिक नहीं। कह रहा मैं आ रहा हूँ अब खेलने। मेरा हार्दिक बोला मैं जा रहा हूँ। कहाँ बाउंड्री पे कैच हुआ क्या? पता नहीं, मैंने बाउंड्री पे कैच आया जाते पास में हो गया नहीं। कोई बात नहीं, जो भी रिजल्ट हो, टॉप 2 ही जाएगा नेक्स्ट लेवल पे। अब फिर से जो है इन लोगों का मैच होगा। जैन साहब आपका सेटिंग ही अप्लाई हो रहा है, चलिए मैच देखते हैं। हो ठीक गया है, थोड़ी देर वेट करेंगे। आज के लिए अब माइंड अप कर देते हैं। हाँ 6 अब लग गए। कंसंट्रेशन बनेगा नहीं। आप लेकिन रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा पूरा, समझे? नहीं, रिकॉर्डिंग तो सारी हो रही है। मैं सोच रहा था इन्फोलॉग्स को भी एक्चुअली इंटीग्रेट कर देता। एक्चुअली सुशील भाई इसे यहीं पे छोड़ना, क्योंकि ना फिर अगली बार फिर 15-20 मिनट लग जाते हैं इसको उठने में ही, सर सब कुछ को। नहीं नहीं, नहीं वो नहीं कर रहा हूँ, सेशन वाइंड अप किया जा सकता है। इनको कह रहा हूँ कि आप ना इसको पूरा रिकॉर्ड करो, ताकि ये नेक्स्ट टाइम ये करने की जरूरत ना पड़े। जो भी कर रहे हो ना कि ये कैसे होगा, कॉन्फ़िगर होगा सब, ताकि कोई भी चौका ऑप्शन एक देख ले। आई थिंक एक अब ईशान किशन की बैटिंग है, वही देख लेते हैं अब। ठीक है, देखते रहिए बीच में। चलिए। ये जैसे ये हो जाता है ना तो हम इसको स्टॉप करेंगे। फिर ठीक है इसको मैं चलो। अभी चलने दे रहा हूँ। मोबाइल में चला लो। आपका कितना है जी? 32 जीबी पे ये हाल है। अच्छा, ये अभी 2000। ठीक है, ये कॉन्फ़िगर हो गया हमारा। हाँ, टेस्ट 1 2 3 मैंने जो पासवर्ड दिया था उससे मैं लॉगिन कर रहा हूँ इसको। ठीक है, अभी एक बार आ जाए। बाय डिफॉल्ट सर्वर मैनेजर ओपन हुआ। ठीक है, मैं टूल्स में जाता हूँ। अब टूल्स में एक्टिव डायरेक्टरी यूजर सेंड कंप्यूटर्स में गया। कुछ हुआ नहीं उसके बाद? ओपन होगा, वो कर रहा होगा ओपन। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है।
ये ओपन हो गया, कंसोल ओपन हो गया हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का, ठीक है। तिलक वर्मा भी खेल रहा है क्या? और बाय हाँ डिफॉल्ट 2 रन में 2 बॉल 0 स्कोर। नहीं, तिलक वर्मा हाँ खेल रहे ऑन क्रीज है। पाकिस्तानियों को खुंदक इन्हीं दोनों से है ना। अभिषेक वर्मा है, उसको तो निपटा दिया। दूसरा तिलक वर्मा है, जो इसको एशिया कप में भगा दिया था ये पाकिस्तान को। ठीक है, तो हमारा एडी यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। ये हमारा डोमेन फंक्शनल लेवल है, फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल दोनों है इसमें, ठीक है। हाँ, डोमेन और फॉरेस्ट। हाँ, फॉरेस्ट था, अरे चौका मार दिया जैन साहब। वेरी गुड। तो अब हम यहाँ पे स्टॉप करें और आप लोग एंजॉय करिए। हाँ यहाँ से आगे चलिए। अब हमें नेक्स्ट वीक में, मतलब नेक्स्ट वीक तो आप लेंगे एजूर पे, उसके नेक्स्ट वीक में मे बी आई थिंक मार्च हो जाएगा जब तक, तो मार्च में अच्छा चलिए, ये बता दीजिए एज्योर करेंगे या एसडीएन? एजूर Azure। एजूर कंटिन्यू रखिए, एज्योर करेंगे। पहले एजूर हो जाने ठीक है, दीजिए, फिर एसटीएम पे आएंगे। चलिए लास्ट टाइम जो किए थे उसी को रिपीट करेंगे, हाँ, उसी को रिपीट ताकि करके और आगे ये बढ़ाएंगे बेसिक अपना। ना 4-5 बार दिमाग में घुसाना होगा, ठीक है, तभी हम, जब ये बेसिक घुस जाता है ना तब चीजें समझ में आनी शुरू होती सही है, सही है। है। और विमल जी आप ये वाला ना, ये सैमल वगैरह कैसे ऑथेंटिकेशन लैंडिंग जोन आप बता रहे थे, वो मैं तो विजुलाइज लैंडिंग करके जोन बता दूंगा। आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उस डायरेक्शन में मुझे नहीं पता।